ये देखिए, आपकी क्लास छोटी हो गई है। क्या वजह, क्या वजह पता है? 5 मिनट आपको मतलब रहते हैं अभी? दो मिनट ऊपर हो गए बल्कि। सही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास शुरू करते हैं। फिर आज लेक्चर्स मेरा ख्याल हो रही थी कल, मैं पिछली दफ़ा। और मिसेस रियाज, आपकी मरीज़ा का क्या हाल है? कुछ बेहतर हुई कि नहीं पहले से? और रियाज साहब तो अभी ठहर के आएंगे, उनकी कॉन्फ्रेंस में हो रही है ना अभी तक, जुनूब मशरकी ममालिक के, जज़ायर की। क्यों अभी हो रही है ना कॉन्फ्रेंस? तो कब तक आएंगे फिर? 17 तक कह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लंबा है काम। 3 वीक ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है? जी। ठीक। क्लास आज सबकी दोनों तरफ छोटी है। कौन कौन नहीं आया पुराना आने वाला? हाँ, वो भी नहीं। डॉक्टर साहब वो दोनों ने तो माजरत की थी, फोन आया था। हाँ, उनका काम था कोई जरूरी। ठीक है। और मैंने कहा आपकी बेटी का क्या हाल है, सबूर का? अच्छा, वो तो वही अभी रहेगी, एकदम तो नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टरों के लिए ताज्जुब का मुजिब तो है बहरहाल, क्योंकि वो जिस वक्त तक ख़त्म समझते थे उससे ज़्यादा चली है और वज़न भी बढ़ाने लग गई है माशाल्लाह। देखें, दुआ करती रहें, देखें क्या होता है। तस्वीर जो मैंने देखी थी वो तो अच्छी लग रही थी उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है, तुम्हारे भाई का? फौजिया क्या? वो जो मैंने नई दवाई भेजी है वो दे दी है? हाँ, तो फिर वो ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद बताना फिर इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टरों ने क्रिटिकल स्टेज से तो बाहर बताया ना उसको, खुदा के फल से। डॉक्टर साहब आपका इंतज़ार था अमलन, है? नहीं, अमलन इंतज़ार था। सलीम भी पहुंच चुका हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा अभी। क्या? सलीम पहुंच चुका हुआ है यहाँ। अच्छा अच्छा, लाठी परीक्षा तक बात है। कहाँ तक था ये लेक्सिस, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, कुछ याद है किसी को? जिल्द की जूद हिस्सी बताई थी, पल्सेशंस बताई थी, हैं? कहाँ थे? यहाँ पल्सेशंस पे। और फैजा भी आ गई। और बैठो फैजा। और तूबा कहाँ है? अभी पहले से पहुंची है। तो जब क्लास हमारी हो गई मुकम्मल, मैंने आपको बताया था कि इसमें पल्सेशंस यानी नब्ज़ धड़कने का रुझान बहुत ज़्यादा है। जिस्म के हिस्सों में सब तरफ ज़ोर ज़ोर से नब्ज़ें धड़कती लगती हैं। बाज़ दफ़ा सोया नहीं जाता, जिस करवट सर रखो ज़ोर ज़ोर से धड़कन महसूस होती है। एक ऐसी धड़कन है जो इससे मुख्तलिफ मिजाज रखती है, वो है अगर कोई गम की खबर, अचानक ऐसा सदमा नुकसान हुआ हो, तो उस वक्त दिल कमज़ोर हो जाता है और बहुत बारीक नब्ज़ हो जाती है। इसलिए दिल की कमज़ोरी के साथ वो धड़कनें ख़त्म हो जाती हैं। ये एक इस्तिस्ना है। बाकी लेक्सिस की तकरीबन सब बीमारियों में या धड़कन मिलेगी या कम होगी, मगर इस किस्म की बारीक नब्ज़ सिर्फ इस सूरत में होती है जबकि सदमे की खबर पहुंची हो या नुकसान की खबर पहुंची हो। ओवरीज में भी पल्सेशन महसूस होती है और पाइल्स में भी पल्सेशन महसूस होती है। ये इसका पाइल्स और ओवरीज की तकलीफ़ काफ़ी सख्त हो जाती है बाज़ दफ़ा। उसमें अगर ये अलामत हो
कि पल्सेशन हो और फिर छोटे छोटे हथौड़े लगने का एहसास हो। और अगर अमूमन मरीज ठंडा हो तो ऐसी सूरत में लेगेसिस तीर व हदफ है। फिस्चुला भी ठीक हो जाता है इस सलामत के साथ, अगर धड़कन हो उसमें और दर्द पे चोटें लगने का एहसास, छोटे छोटे हथौड़े चलने का एहसास, और जिस्म ठंडा हो तो हेमोराइड्स हो, फिस्चुला हो, ओवेरियन कुछ मसाइल हों, सब खुदा के फजल से ठीक हो जाते हैं। इसमें दिल की तकलीफ़ों का बाज़ दफ़ा सर दर्द से ताल्लुक़ होता है, तो उसमें भी सर दर्द में उसकी धड़कनें जो हैं वो इसको पहचानने में मदद देती हैं। आ जाओ, मगर इनके ऊपर से ना गुजर के आना, रास्ते में एक तरफ से होके, ठीक है। इधर आ जाओ अपनी जगह पे। जिस्म इसका इतना ठंडा हो जाता है बसा औक़ात कि किसी तरह गर्म होने में नहीं आता। आजकल चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए लैकेसिस की ज़रूरत इस गरज से भी पेश आ सकती है। और एक और दवा सोलाइनम जो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इन दोनों में बहुत सी बातें मुशाबे हैं और तमीज़ भी की जा सकती है अगर इलामतें अच्छी तरह याद हों। इसलिए ये बात अब याद रख लें अच्छी तरह, ये जो इस मौसम में हम दाखिल हो रहे हैं इसमें बहुत सख्त सर्द पाँव और हाथ हों तो इम्कान है कि लैकेसिस का केस हो। ये भी इम्कान है कि सोलाइनम का केस हो। लैकेसिस और सोलाइनम में पहचान कैसे होगी, कोई बता सकता है? जी, लैकेसिस में सर गर्म और पाँव ठंडे थे, और सोलाइनम में सारा बदन ठंडा। क्या? पाँव ज्यादा ठंडे और हाथ भी ठंडे। हाँ, तो लैकेसिस में भी ये होता है, उसका सर गर्म भी हो जाता है, सोलाइनम में सर गर्म हो सकता है। रात की भूख नहीं, रात की भूख में कहाँ जाके भूखेंगे। एक वाज़ेह पहचान ये है कि लैकेसिस का मरीज अपने चेहरे से पहचाना जाता है। उसके चेहरे पे मोटल होता है चेहरा, उसमें थोड़ा सा ब्लूइश टिंज आ जाती है, वो तो गर्म सा हो जाता है। सोलाइनम में ये अलामत नहीं होती। सोलाइनम में पेल जर्द चेहरा है, और दूसरे सोलाइनम में पेल के अलावा चेहरा बाज़ दफ़ा गंदा चेहरा होता है, और गंदा चेहरा होने के लिहाज से इसको जितना मर्जी धोएं चेहरा गंदा ही रहता है। और सोलाइनम अपनी बदबू से भी पहचाना जाता है। सोलाइनम में बदबू बहुत तेज होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मरज में सोलाइनम में बदबू पाई जाए। बाज़ दफ़ा आगाज में नहीं होती, रफ्ता रफ्ता बढ़ जाती है। सर्दियों में शदीद जिस्म सर्द हो और अगर लैकेसिस की अलामतें ना हो, जिसमें यह भी बात है कि रात सोने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, सोलाइनम में नहीं बढ़ती। लैकेसिस में सल्फर से भी कुछ अलामतें मिलती हैं, कुछ सोलाइनम से, इसलिए इन तीनों के दरमियान आपको फ़र्क अच्छी तरह कर लेना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसे आ रहे हैं जब ज़रूरत पड़ सकती है। सोलाइनम की एक खुराक जिस्म को गर्म कर देती है, अगर वो जैसा कि मैंने बयान किया है ये अलामतें पाई जाएं। लेकिन सोलाइनम की एक और भी ज़रूरत है जो पहचाननी चाहिए। गले और नज़ले की बीमारियों के दिन आ रहे हैं। सर्दियों में गले की खराबी का ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाना लैकेसिस की अलामत है, और बहार में छींकों का दौरा होना ये भी लैकेसिस की अलामत है। लेकिन सर्दियां बसा औक़ात बार बार गला पकड़ने के साथ गुजरती हैं, और सोलाइनम में नज़ला बहुत होता है,
इसलिए जो मरीज़ सर्दियों में दाखिल हो और नज़लें शुरू हो जाएं, वो अगर मसलन ख़ास तौर पर मैंने बताया था ना कि अगर धागे की तरह उसमें नज़ले का मवाद धागे की तरह स्ट्रिंगी हो जाए, तो उसमें कॉकस कैक्टाई है जो सारी सर्दियां नज़ले में मुब्तला रहता है। सोराइनम गले के लिए भी है, अच्छी दवा है, मगर नज़ला खसूसियत से इसमें नुमाया है। और सोराइनम के नज़ले की एक ख़ास अलामत यह है कि जब भी नज़ला बंद होगा सर दर्द शुरू हो जाएगी। सर दर्द और नज़ला आपस में बदलते बदलते हैं, जबकि लेगेसिस में नज़ला सर दर्द से नहीं बदलता। सोराइनम की एक और अलामत भी है जो बाज़ दफ़ा सर्दियों में औरतों में बढ़ जाती है, वह है ब्लीडिंग का दौरा। ऐसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो लंबा अरसा चले और कमज़ोर कर दे और चेहरा पफी हो जाए, उसमें सोराइनम भी चोटी की दवा है। अगर बदबू की अलामतें पाई जाएं तो फिर सोराइनम यकीनी हो जाती है ऐसे मर्ज़ में। अगर बदबू ना हो तो बाज़ दूसरी चिनिमम आर्समस्टन और इस किस्म की बाज़ दवाएँ हैं जो ठंडे मरीज़ों में और काम आ जाती हैं। लेकिन आर्सेनिक ना, ये जो है सोराइनम, ये इस लंबे खून के इजरा में जो औरतों को बिल्कुल खोखला कर देता है, अगर ये मरीज़ा ठंडी में हो, हाथ पांव ठंडे हों और चेहरे में पफीनेस सी पैदा हो जाए, तो पफीनेस इतनी नुमाया नहीं है चेहरे में, वो लेगेसिस में होती है पफीनेस। दिल की कमज़ोरी महसूस हो तो सोराइनम दवा है। अब सर्दियों के मौसम में इन दवाओं के फ़र्क अच्छी तरह पेश नज़र रख लें। सोराइनम को हम देते हैं अगर ऐसा मिजाज हो जैसे ब्राइटा कार्प के गले की ख़राबी होती है, जिसमें अंदर भी गुठलियाँ बढ़ती हैं तो बढ़ती जाती हैं और सख्त होके उसी साइज़ में जम जाती हैं, उसी में बैठ जाती हैं। अगले हमले पर फिर और बड़ी होकर फिर वहीं के वहीं ठहर जाएंगी, उनको वापस उतरना नहीं आता। गर्दन कान के पीछे भी गुठलियाँ एक दफ़ा बढ़ जाएं तो बड़ी रह जाएंगी। ये ब्राइटा कार्प की अलामत है, और ब्राइटा कार्प को इस मिजाज में सोराइनम बहुत बड़ी तक़वियत देता है, बल्कि क्रॉनिक केसेस में ब्राइटा कार्प से ज़्यादा मौसर है। इसलिए सोराइनम और ब्राइटा कार्प के मिजाज का एक ताल्लुक़ है। इसी तरह सल्फ़र और ब्राइटा कार्प का भी एक ताल्लुक़ है। इसलिए इन दवाओं को आपस में समझ लें एक दूसरे के साथ और तफरीक समझ लें, तो फिर बहुत से रोज़मर्रा के अमराज को आप आसानी के साथ खुदा ताला के फज़ल से ठीक कर सकते हैं। लेगेसिस की एक अलामत है जिल्द की ज़ूद हिस्सी। ये और किस चीज़ में पाई जाती है? कॉफिया, हैं? कॉफिया में भी है। और नमनेस किस में पाई जाती है? हैं? पीछे बताई थी आपको, कोनियम में और चिनिमम आर्स में भी, और कोनियम में भी, और काकुलस में भी होगी, मगर मेरे याद नहीं। ठीक है। टच ऑफ क्लोथिंग और प्रेशर का जहां तक ताल्लुक है, इसमें कौन सी दवाएं आपके जहन में आती हैं? लेगेसिस और काली कार्प कुछ मिलती हैं इलामतों में। लेगेसिस में जिल्द जो है इतनी ज़ूद हो जाती है कि बाज़ दफ़ा कपड़ा भी नहीं लगता और मरीज़ उसको उठा के रखता है जिस मारूफ जगह से, और ख़ास जगह पे तकलीफ़ और वहाँ लमस के एहसास से शिद्दत से बेचैनी और दर्द का बढ़ जाना, ये लेगेसिस की अलामत भी है।
काली कार्ब में भी ये पाई जाती है। दबाव अगर मजबूत हो तो वो फ़ायदा देता है, लेकिन हल्का लमस का एहसास बहुत तकलीफ देता है। और इसमें वो mere टच ऑफ द स्किन विद फिंगर्स और हैंड इज अनबेरेबल, ये मैं बता चुका हूँ। ये जो टच का एहसास बहुत नुमाया एक और दवा में भी है जो मैंने अपनी पढ़ाई नहीं आपको, मगर उसमें मुझे याद है कि लेग कैनाइनम में बहुत ज़्यादा है। लेग कैनाइनम में तो ये इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ उंगलियां यूं करके बैठा होगा, जहां उंगली में ज़रा सी भी तकलीफ़ हो यूं खोल के बैठा होगा, ज़रा भी उंगलियां बंद हो तो उसकी चीखें निकल जाती हैं तकलीफ़ से। बाज़ दफ़ा लेटता है तो यूं बगलें फुला के लेटता है। लेगिसिस में भी होता है, मगर वो सांस के लिए, सांस की दिक्कत के लिए लेगिसिस में नहीं है, वो है सुराइनम में। सुराइनम में ये पाई जाती है अलामत कि लेटने से आराम मिलता है, लेटने में से सांस में कुछ इफाका होता है, मगर अगर वो बगलें फुला ले अपनी, बाजू उठा ले तो उससे उसको आराम मिलता है। लेग कैनाइनम में दोनों बाजुओं का उठाना नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा बगल के नीचे हल्की सी गुठली हो या कोई तकलीफ़ हो तो उस तरफ का बाजू फूला हुआ होगा। कोई भी टच जो है वो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। लेगिसिस की एक और खूबी यह है कि इसका जॉन्डिस से ताल्लुक़ है। जॉन्डिस के लिए मैंने एक आम नुस्खा तजवीज़ किया है, वो अक्सर मरीज़ों में खुदा के फजल से बहुत कामयाब है। जहाँ ना हो वहाँ बाज़ दूसरी दवाएं लाजमन ढूंढनी पड़ेंगी। जॉन्डिस में चेलिडोनियम भी है, जॉन्डिस में लेगिसिस भी है, इसमें वो कार्डुस मैरियानस तो मैं देता ही उस नुस्खे में, लेकिन बर्बरिस का भी ताल्लुक़ है, लाइकोपोडियम का भी जॉन्डिस से ताल्लुक़ है। तो बाकी उस नुस्खे में मैं देता हूँ सल्फर और ब्रायोनिया और कार्डुस मैरियानस। लेकिन फास्फोरस का भी ताल्लुक़ है अगर कैंसरस हो, लेकिन फास्फोरस को जिगर में एहतियात से देना चाहिए। लेगिसिस में जॉन्डिस बाज़ दफ़ा बहुत ही सख्त और ज़िद्दी जॉन्डिस भी पाए जाते हैं और लेगिसिस से ठीक भी हो जाते हैं। लेगिसिस में एक अजीब बात है जो किसी और दवा में नहीं देखी, कि अगर आप गले को दबाएं तो आंखों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। अब ये बेतुकापन किसी और दवा में नहीं मिलेगा, इसलिए लेगिसिस को याद रखें। गला हल्का सा दुख रहा हो, अब उसको यहाँ दबाएं तो आंखों के दर्द से चीखें निकल जाएंगी। तो इन दोनों का कोई अंदरूनी ऐसा ताल्लुक़ है जो मुझे तो समझ नहीं आई, मगर किताबों में यही लिखा हुआ है कि लेगिसिस, और मैंने कभी मरीज़ देखा भी नहीं ऐसा आज तक, लेकिन होगा कोई ना कोई कहीं। और एक और लतीफ़ा ये है कि अगर कान के अंदर कोई चीज़ डाली जाए देखने के लिए कि अंदर क्या चीज़ है, तो खांसी बड़ी सख्त शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अंदरूनी नालियों से गले का कान से भी ताल्लुक़ है और नाक से भी, आँख से भी ताल्लुक़ है। और लेगिसिस में इन तीनों का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि एक जगह तकलीफ़ महसूस होती है तो दूसरी दब जाती है, पता नहीं लगता। जब उसको छेड़ा जाए उस तकलीफ़ को तो दूसरी तरफ भी उसके शाखसाने निकलते हैं। मैंने भी पढ़ा था, ये
पढ़ा था कहीं? कि अगर कान में मैल हो हाँ तो खुश्क खांसी हो सकती है, और अगर साफ कर दी जाए तो खुश्क खांसी हाँ, ये है, देखें फिर। और वहाँ लेगेसी तो नहीं लिखा होगा? ये एलोपैथिक। हाँ ठीक है, मगर लेगेसी दे दी जाए तो फिर वो भी ठीक हो सकती है, क्योंकि ये इसका मतलब ये वजह ये है कि मैल का बरह रास्त खांसी से ताल्लुक नहीं है। वो लेगेसी मिजाज का पेशेंट होगा जी तो उसको मैल से खांसी होती है, ठीक है समझ गए? जी हजूर। इसलिए सफाई भी करवा लें बेशक, लेकिन लेगेसी भी दे दें। अगर जो इसका लैक्रिमेशन के ग्लैंड्स होते हैं उनमें अगर फिस्टुला हो जाए तो उसमें लेगेसिस बहुत अच्छी दवा है, और ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। आँख की तरफ जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं उसमें बाज़ फिस्टुला हो जाता है, उसमें लेगेसिस को याद रखें। और इसकी पहचान ये है लेगेसिस की कि इसके साथ चेहरे पर ज़रूर कोई एरप्शन पाई जाएगी। दरअसल चेहरे पर ही एक्जिमा या और जल्दी तकलीफ़ें हैं, वो हैं जो गालिबन मुंतकिल होती हैं आँख की तरफ। इसलिए खाली आँख के फिस्टुला से ये नहीं पहचाना जाता, चेहरे पर कोई एरप्शन या एक्जिमा वगैरह के आसार हों, और एरप्शन का मतलब उभार हों कई किस्म की अंदरूनी जिल्द, जो अंदर से कुछ मादे उछलते हैं उसको एरप्शन कहते हैं। उस सूरत में आँख के फिस्टुला के लिए ये चोटी की दवा है। लेगेसिस में भी नाक का नज़ला पाया जाता है, सिर्फ सुरानेमी में नहीं, मगर मैंने बताया ना जो टिपिकल केसेस हैं उनमें लेगेसिस अक्सर सर्दियों में गले के दुखने से, बार बार गले के हमले से पहचाना जाता है, सुराइनम नज़लाती तकलीफ़ों से। लेकिन लेगेसिस में भी नज़लाती तकलीफ़ें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें एक तो कुछ उनकी तरज इससे मिलती है हे फीवर से, दूसरे लेगेसिस में ब्लीडिंग होती है नाक से। जब भी नज़लाती तकलीफ़ें हों तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग भी होती है, तो इस तरह बारीक इलामतों पर गौर करने से आपको आप तफरीक कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो सुराइनम में और इन दोनों में बराबर है, इसलिए उसमें फ़र्क करना मुश्किल है। फीटिड अजीना, नाक में मुस्तकिल नज़रा ऐसा जो शदीद बदबूदार हो, और ये नज़ला अगर एरप्शन में तब्दील होता है तो अक्सर सर की तरफ जाता है, और ऐसी सूरत में अजीना और सर का एक्जिमा और ये नाक का अजीना, इसमें कौन सी दवाई है? नहीं सबको अच्छा पता याद है, भूल गया एकदम। मेजेरियम। मेजेरियम सिर के ऊपर खतरनाक एक्जिमा जो पपड़ी जमा दे ऊपर, और उसके अंदर फिर जरासीम वर्म्स पलते हैं, और वो जो पपड़ी फटे तो बेहद बदबू निकलती है। ये एक्जिमा अगर दबा दिया जाए मुकामी इलाज से तो नाक में इंतहाई ख़तरनाक ज़िद्दी नज़ला हो जाता है, जो फिर जब तक सही दवा न मिले ठीक होता ही नहीं। रबर में मैंने एक ऐसा केस, बहुत पुरानी बात है, एक बच्चे का देखा था जिसके नाक की बदबू दाखिल होता था तो कमरे में फैलती थी, और ज़िद्दी नज़ला, उसकी माँ बेचारी बेबस, कुछ इलाज नहीं हो सकता था। क्योंकि खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों मैंने मेजेरियम पढ़ी थी, तो मैंने मेजेरियम दी, फौरी तौर पर नज़ला ठीक हुआ है और सिर के ऊपर एक्जिमा आ गया, और मैंने उसको वार्निंग दे दी थी वरना वो डर जाती माँ। और कुछ देर के बाद बच्चा लाई है तो सिर फूला हुआ एक्जिमे से जिस तरह खमीर उठता है, और मेजेरियम ही से फिर ठीक भी हो गया खुदा के फजल से।
तो होम्योपैथिक दवाएं बहुत गहरी हैं, अगर इनकी अलामतें आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो ऐसी जगह जहाँ दूसरे अतिबा आजिज़ आ जाते हैं वहाँ आपके लिए निस्बतन बहुत ज़्यादा सहूलत है, आप इनके अंदरूनी ताल्लुकात को बेहतर समझते हैं। इसमें भी फीटी रेजिना पाया जाता है, सोराइनम में भी फीटी रेजिना पाया जाता है, और ये दोनों जल्दी बीमारियों की चोटी की दवाएं हैं, एंटीसोरिक हैं। तो इससे वो बात जो बार बार मैं आपको बताता हूँ वो और साबित होती है कि जिल्द का अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन से ताल्लुक़ है, और बाज़ दवाएं ये ताल्लुक़ बाज़ अज़ा से रखती हैं। बाज़ दफ़ा जल्दी मर्ज़ दबाओ तो किडनी में यानी गुर्दों में असर होगा, बाज़ दफ़ा रहम के अंदर असर ज़ाहिर होगा, बाज़ दफ़ा लंग्स में असर ज़ाहिर होगा यानी फेफड़ों में, बाज़ दफ़ा गले पर और बाज़ दफ़ा नाक पर। तो इनका अदलना बदलना जो है इसको भी खूब अच्छी तरह याद रखना चाहिए। और सोराइनम का गला अगर ख़राब हो या नज़ला और वो ऐसा ठीक हो कि दवा से ठीक तो कर दिया जाए मगर असल बीमारी की जड़ ना उखड़े, तो मुतबादिल क्या अलामत ज़ाहिर होती है? जिल्द की नहीं होती, सर दर्द। ये सोराइनम को का एक खासा है, तो जो अजीब बातें हैं उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन रखना चाहिए। आमतौर पर आदमी समझता है कि सोराइनम का अगर दबा दिया जाए गले का दर्द या नज़ला तो जिल्द पर उभार आएंगे, लेकिन सर पे तकलीफ़ होती है, और सर दर्द बड़ी बहुत तकलीफ़ दे किस्म की सर दर्द ठहर जाती है आके, उसको ठीक करेंगे तो नज़ला वापस आ जाएगा। तो सोराइनम को इस मौके पर याद रखना चाहिए। ब्लीडिंग मैंने बता दिया ना आपको, इसमें अजीना है और ब्लीडिंग भी होती है नाक से, ये लेगेसिस में है। पहले सोराइनम की बात करके वापस लेगेसिस पे आ रहा हूँ अब। और यूट्रिन हेमरेज सोराइनम की तरह इसमें भी प्रोलॉन्ग्ड और कोपियस और ब्लड की वॉमिटिंग भी बाज़ दफ़ा शुरू हो जाती है, और बाज़ दफ़ा बाउल्स की हेमरेज भी शुरू हो जाती। ये लेकिसिस की अलामत है जिसमें खून का अखराज जो है वो आम हो जाता है। सोराइनम में मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बड़ा नुमाया असर होता है, लंबी किस्म के बिल्कुल खून निचोड़ने वाली ब्लीडिंग हो रही होती है, और एक ब्लीडिंग दूसरे में चली जाती है, उसमें ये दूसरी ब्लीडिंग आम नहीं होती उस वक्त, ये पहचान है। लेकिसिस में ऐसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ या अंतड़ियों की से भी ब्लीडिंग नज़र आएगी, या नाक से, या और अलामतें ब्लीडिंग की किसी किसी जगह आपको मालूम होंगी, और उसमें बदबू इतनी नहीं होती, ये भी एक फ़र्क है। सोराइनम की ब्लीडिंग अपनी सख्त बदबू से भी पहचानी जाती है, और चेहरे को देखकर लेकिसिस का पता चल जाता है। चेहरे पर वो रंग जिसका मैं आपसे पूछा तो करता हूँ तर्जुमा, वायलेट क्या होता है, जामनी, हाँ जामनी सा रंग हो जाता है, चेहरे पर आ जाता है। पफीनेस इसके चेहरे की खास है जो पहचानी जाती है। मैं आपको वायलेट नहीं पर्पल पूछ रहा हूँ ना, पर्पल है जामनी, हाँ। फेस इज पर्पल एंड मॉटल्ड। जब एरप्शंस हों लेकिसिस के चेहरे पर तो फिर वो मॉटल्ड और ये जामनी नहीं रहता, बल्कि उसकी बजाय पेल, जर्द और ठंडा हो जाता है, और फिर एरप्शंस उस पर निकलती हैं। इसकी बाज़ एरप्शंस बहुत ही तकलीफ देह हैं नज़र के लिए। हर एरप्शन ही तकलीफ देह होती है, मगर इसमें कच्चे खून के छाले बहुत बनते हैं। जिल्द पर
खून उभर जाता है, जगह जगह लगता है कि वो जो आर्टरीज हैं उनसे कैपिलरीज भर गई हैं, यानी उन्होंने कैपिलरीज में खून का उन आर्टरीज ने कैपिलरीज को कसरत से खून देना शुरू किया हुआ है जो रुकता नहीं, इसलिए सुर्खी वैसे नजर आएगी में कच्चा खून, जैसे जिल्द उखेड़ दी गई हो किसी जानवर की, और दूसरे छाले खून के, और ये फिर बढ़ने लग जाते हैं। इसमें लेकिसिस को याद रखना चाहिए, लेकिसिस इसकी चोटी की दवा है। आमतौर पर लेकिसिस का खून स्याही माइल होता है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ खास तौर पे कि स्याही माइल ब्लीडिंग लेकिसिस में आमतौर पर पाई जाती है आर्निका की तरह, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, यहाँ सुर्ख खून के छाले बनते हैं और इसका भी लेकिसिस से ताल्लुक़ है। गम्स में भी ब्लीडिंग है इसी तरह। इसकी ज़ुबान की अलामत यह है कि ज़ुबान बाज़ दफ़ा चमड़े की तरह हो जाती है, सूखी हुई चमड़े की तरह। आप ज़ुबान मुंह में फेरें तो लगता है कि चमड़े की ज़ुबान से मुंह में चल रही है, और घबराहट होती है, उसको गीला करें। खुश्क होती है, मुंह भी खुश्क हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं होती। प्यास ना होना और मुंह का खुश्क होना एक और दवा को भी याद दिलाता है। वो क्या है? जेलसीनियम, और उसमें भी जिस्म ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन लेगेसिस अपनी दूसरी अलामतों से पकड़ा जाता है, उसमें इसकी मिसाल, इसकी पहचान बाकी मुश्किल नहीं है। बाज़ दफ़ा इसका थूक यूं लगता है जैसे साबुन सा है, यानी मज़े में नहीं, अपीयरेंस में जैसे साबुन की झाग हो, इस तरह थूक हो जाता है लेगेसिस में। बाज़ दफ़ा थिक टफ येलो स्ट्रिंगी रोपी, सख्त मजबूत धागे बने हुए जो रोपी भी हैं और मजबूत भी हैं, वो बिल्कुल कच्चे नहीं होते, ढीले ढीले, क्योंकि उनमें सख्ती पाई जाती है, और येलो रंग हो जाता है। ये एक और दवा में भी आपको बताया हुआ है, याद है कॉकस के तो क्या? नहीं, कॉकस में तो है ना धागे वैसे ही, काली बाइक को मगर येलो काली, दैट्स राइट। मैं कहता हूँ तो आज नंबर ले गई है सबसे। क्यों भाई? आपकी बेगम साहबा आपसे बहुत आगे निकल गई हैं। मुझे याद हैं? आपकी जुबान नरम होता है, इस पर लेगेसिस की तरह ड्राइव हो गई होगी, बोले नहीं, वो बोली, आपने बोले। याद था आपको? हैं? आप दोनों मिलके याद करते हैं? हैं? जी, मिलके एक दूसरे को सबक सिखाते हैं। जी। ये अच्छा तरीका है, तभी आप दोनों को याद होता है। माशाअल्लाह। घर में बार दफा मैं जीत जाता हूँ, ये इसको नहीं। अच्छा। बाहर अक्सर ये जीत जाती हैं। ये क्या वजह? आप घर के माहिर तो ये उनको होना चाहिए ना कि आपको। उल्टा हिसाब है। ये कैमरे वगैरह लगे होते हैं, आप होते हैं, इसलिए लगे। इसलिए मर्द शर्मा जाते हैं, औरतें नहीं शर्माती जी, जी। हैं? सही है, ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। इसमें swallowing of warm fluids जो है लेगेसिस में ये मुज़िर होता है। चोकिंग का रुझान है लेगेसिस में। आपको बताया हुआ पहले भी, सांप के कांटे में तकरीबन तमाम सांप के कांटों में ये चोकिंग का एहसास होता है, इसमें स्पेज़म्स होते हैं। इसलिए गर्म पानी तो और भी तकलीफ देता है लेगेसिस को, ठंडे पानी से कुछ आराम आता है, और ये उसके अमूमी मिजाज से बरअक्स है, क्योंकि लेगेसिस में सख्त जिस्म ठंडा हो जाता है और गर्मी चाहता है मरीज़। लेकिन ये जो गले का स्पेज़म है, इसमें बेलाडोना से मुशाबे हो जाता है। ये बेलाडोना भी गर्मी से बढ़ेगा और सर्दी से आराम पाएगा। एपिस भी गर्मी से बढ़ता है, सर्दी से आराम पाता है। वो भी एक इसका
जानवर का जहर है ना, शहद की मक्खी का। तो बेलाडोना और एपिस और लेकेसिस, इनमें ये बातें इकट्ठी पाई जाती हैं, एक जैसी। लेकिन इसमें लेकेसिस में ये मुसीबत है कि पानी ठंडा अच्छा भी लगता है, आराम भी देता है, लेकिन ठंडे पानी से लेकेसिस के मरीज को मतली शुरू हो जाती है। अगर ये अलामत कहीं नज़र आए तो फिर ये इसकी वाज़ेह पहचान है, इसमें दूसरी दवाएं इसके साथ शामिल नहीं। न बेलाडोना में ये अलामत है, न एपिस में, या न और किसी दवा में। हाँ, ठंडे पानी की ख्वाहिश और ठंडा पानी गर्म हो जाए अगर पेट में कुछ देर के बाद, फिर मतली, ये है फास्फोरस है। इसूजा में कै होती है और इसमें फास्फोरस मुझे पाई जाती है बातनुमाया तौर पर। पानी जब गर्म हो पेट में जाकर तो मैदे को तकलीफ भी देता है गर्मी के बाद। और इसूजा में तो पता नहीं गर्म या सर्द की बहस नहीं है, भूख लगी होती है बहुत सख्त, दूध ठंडा पिए या गर्म पिए इसका फर्क नहीं है। बच्चा दूध मांगेगा और दूध पीते ही कै कर देगा। और कै जो है वो साफ दूध की बाज़ दफ़ा होती है, बाज़ दफ़ा उसमें फुटकियाँ होती हैं, मगर बाज़ दफ़ा इतनी जल्दी होती है कि दूध ज़्यादा कच्चा निकलता है, कुछ कुछ फुटकियाँ निकलती हैं और असाल नहीं होते उसमें। इथूज़ा में बसा औक़ात निचली नाली इतनी खुश्क हो जाती है कि बड़ी शदीद कब्ज़ भी हो जाती है। इसलिए इथूज़ा अपनी इस पहचान से कि क्या करता है, मगर गर्मी सर्दी की वजह से नहीं, भूख होते हुए फिर उलटना बता रहा है कि उसका निज़ाम हज़म ख़राब नहीं है बल्कि कोई और चीज़ तकलीफ़ दे है। और वो इसका पता लगता है कि अगर ऐसे मरीज़ को, ऐसे बच्चे को एलोपैथिक दवाओं से या तिब्बी दवाओं से ज़बरदस्ती रोक दिया जाए तो उसका रुझान पागलपन की तरफ हो जाता है और ऐसा बच्चा नीम पागल हो जाता है। तो इसका दिमाग के कोई असाब से कोई ताल्लुक़ है कि मैदे को अगर तकलीफ़ हो तो दिमाग ठीक रहता है, मैदे की तकलीफ़ ज़बरदस्ती ठीक की जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और गर्मी में जितनी गर्मी बढ़े ये तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर इथूज़ा दे दें तो दोनों तरफ एकदम काम करती है और बहुत ही ताकतवर दवा है। मैंने तो बाज़ दफ़ा इथूज़ा को उससे यूँ लगता है जैसे जादू हो गया हो, एक खुराक से काय पलट जाती है मरीज़ की। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लंबा अरसा इलाज करना पड़ता है ताकि वो बड़े जर से उखड़ जाए, मगर अक्सर तो मैंने ये देखा है कि एक ही खुराक से अगली रिपोर्ट बड़ी अच्छी आती है कि फ़र्क पड़ गया है, मरीज़ बच्चा रोकने लग गया है कुछ देर दूध को। ऐसी कब्ज़ जो 10-10, 15-15 दिन की कब्ज़ थी, वो जब मैंने इथूज़ा दी तो उल्टियाँ बंद और नॉर्मल इजाबत शुरू हो गई, लेकिन उसमें तकरीबन एक हफ़्ता लगा। दवाओं की रफ्तार पर भी नज़र रखनी चाहिए होम्योपैथ को, दवा दी कितनी देर में उसने असर किया और किस मौसम में ज़्यादा काम करती है, किस मौसम में कम। एक चीज़ है जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होती कि लेकेसिस से मिलती जुलती जो खुश्क खांसी है उसको बेलाडोना भी एंटीडोट कर देता है अगर लेकेसिस के कांटे से हुई हो तो, या लेकेसिस के गलत इस्तेमाल से हो जाए। लेकेसिस सांप ने अगर किसी को काट लिया और बच जाए, उसकी जो खांसी रहती है, बावजूद इसके कि बेलाडोना क्रॉनिक दवा नहीं है, दरमियान के दर्जे की दवा है, ये लेकेसिस के बद असर को जो खांसी में तब्दील हो उसको दूर कर देता है। और इसी तरह बेलाडोना का भी एंटीडोट उस हिस्से में लेकेसिस को होना चाहिए। ड्राइनेस का मैं बता दिया आपको, थ्रोट कटनेस, क्रोनिक सोर थ्रोट।
गले पर इसका हमला बार बार होना, यानी मरज का हमला गले पर बार बार होना, यहाँ तक कि खुसूसन सर्दियों में तो एक सोर थ्रोट दूसरे सोर थ्रोट पे चला जाता है। अभी ठीक हुआ, कल फिर शुरू हो गया, फिर ठीक किया, फिर ठीक हो गया, शुरू हो गया। ये सिलसिला लेकेसिस से बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और सोराइनम को भी याद रखें, अगर इलामतों में ज़्यादा फ़र्क ना किया जा सके तो सोराइनम भी मुफीद हो सकती है, मगर ज़्यादातर सोराइनम सर्दियों के नज़ले में काम आती है। याद हो गया ना अच्छी तरह। पेट हवा से तना हुआ होता है इस दवा में, और इस मामले में सोराइनम में भी बहुत तनाव होता है पेट में, हवा में, बहुत सी दवाओं में है, एपिस में भी है। पेट की हवा का जो इलाज है ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी दवाओं में है ये कि कुछ समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के माहिर हो जाएं। आपको ये पता चले कि फलां की कॉन्स्टिट्यूशन क्या मुतालबा करती है, उस वक्त तक सही मानों में पेट की हवाओं पर काबू नहीं किया जा सकता। मगर सर्दियों में सोराइनम अगर मरीज़ ठंडा हो, पेट की हवा में भी बहुत मुफीद है। मैंने देखा है काफ़ी हद तक इसको आराम देती है, और लेकेसिस भी मुफीद है। लेकेसिस में अगर लेकेसिस आप देंगे तो वो मरीज़ जिसकी हवाएं पेट में रुकी रहती थीं वो जारी हो जाती हैं, और जब ये हों तो इसका मतलब है लेकेसिस ने अच्छा काम शुरू कर दिया है। और अगर लेकेसिस देंगे बार बार तो हर दफ़ा देने के बाद ये रिलीफ महसूस होगा कि पेट में तनाव कम हो गया है, हवाएं जारी हो गई हैं। सोराइनम में भी जारी होती हैं, मगर बाज़ दफ़ा आदमी तौबा तौब कर उठता है उनको जारी करके। इतनी बदबूदार चीज़ है कि पहले अच्छा पर अंदर पता नहीं लगता था क्या हो रहा है अंदर। अगर सोराइनम देंगे आप, हवाएं जारी होंगी तो सोराइनम दे के घर से निकल जाएं बाहर लेकिन चंद दिन के बाद फिर खुदा के फजल से ठीक हो जाता है, फिर सब कुछ ठीक है। लेकेसिस में ऐसी बदबू नहीं होती, बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेबू की भी होती हैं हवाएं। क्या घर से बाहर भेज देना चाहिए दवाई दे के। ताकि गली के लोग घर में आ जाए इसमें जॉन्डिस के साथ नौजिया होना, यानी मतली। मैंने जॉन्डिस का बताया था, उस वक्त मुझे याद नहीं था, मैंने देखा है, इसको लिखा हुआ है। इसके जॉन्डिस में मतली एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर जाती है, यानी जॉन्डिस जो यरकान और मतली ये इकट्ठे हों। यरकान और मतली चेलिडोनिया में भी पाई जाती है, एपिकॉक में भी यरकान के लिए इतनी ताकतवर दवा नहीं, मगर एपिकॉक में भी यरकान और मतली पाए जाते हैं, बाज़ सूरतों में वो भी मुफीद है। मगर ये लेकेसिस की तो पहचान बाकी चीज़ों से बहुत नुमाया हो जाती है, यानी बाकी मरीज़ लेकेसिस का पहचाना जाता है, इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। इसलिए यरकान हो और अमूमी इलामतें लेकेसिस की पाई जाएँ और मतली भी हो तो फिर ये बहुत अच्छा काम करती है। गॉल स्टोन्स की क्योर में भी अगर जॉन्डिस की इलामतें पहले हों और गॉल स्टोन फिर भी दिखाई दे तो इस कम्बिनेशन में लेकेसिस बहुत मुफीद है। और बाज़ दफ़ा गॉल स्टोन्स को पिघला देती है और आराम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गॉल स्टोन्स को पालना नहीं चाहिए, उनका पालना ख़तरनाक है। वैसे मैंने देखा है बसा औक़ात होम्योपैथिक इलाज से अगर शुरू में कर दिया जाए तो पत्थर ख़त सब घुल जाते हैं, क्योंकि इसके पत्थर होते हैं जमे हुए बाइल के, यानी क्या कहते हैं बाइल को, सौदा कहते हैं, पित्ते का जो जूस है सफराद। इस सफराद जो है ये जगह से जो पित्ते में पानी आके जमा होते हैं उसको सफरा कहते हैं।
ये जो सफरा है, इसको ये अगर ख़राब हो जाए, सफरा तो मेरा ख्याल है उसके नतीजे में चेहरे की जर्दी और इन चीज़ों को कहते हैं शायद, या उसका भी नाम सफरा ही है मादे का। बाइल जूस समझ लें, जो भी कहें चलें, बात तो समझ गए सारे। पित्ते में जो जिगर से आकर जूस जमा होता है, ये रेजर्वोयर है उसका। आमतौर पर नाली बरह रास्त डुओडेनम में जाती है, गिरती है और वहाँ से खुराक पे अपना असर दिखा रही होती है। लेकिन पित्ते में भी कुछ मवाद जमा रहता है, वो हस्बे ज़रूरत काम आने के लिए। लेकिन अगर वो गाढ़ा हो जाए तो जहाँ जमा रहता है वहाँ बैठ बैठ कर जैसे नाली गंदी होकर उसमें कुछ चीज़ें जमती हैं, इस तरह वो थोड़ा थोड़ा ग्रेनुलेट कर जाता है, छोटे छोटे ज़र्रों की सूरत में जमता है, फिर उसके गिर्द और जमना शुरू हो जाता है। वो होती हैं गुठलियाँ, जिनको हम पित्ते की पथरी कहते हैं। और जोड़ जोड़ कर फिर ये बड़ी बड़ी भी होने लग जाती हैं, बहुत फैल जाती हैं। उसमें अगर लाइकोपोडियम बहुत मुफीद है, चेलिडोनियम बहुत मुफीद है, लेकिसिस की अलामत हो, लेकिसिस बहुत मुफीद है, बर्बरिस भी मुफीद है, कार्डूस भी मुफीद है। और अगर अच्छा कम्बिनेशन आप दें तो कुछ देर के बाद पथरियाँ घुलनी शुरू हो जाती हैं। अब हमारी अतीका सामने बैठी हुई है, इसको जब तकलीफ़ थी, यहाँ के डॉक्टरों को तो ये भी नहीं पता था कि पित्ते की तकलीफ़ है। मैंने पीछे पड़कर जोर देकर ऑपरेशन करवाया है और उससे पहले पित्ते का इलाज शुरू कर चुका था। तो डॉक्टर ने बड़े ताज्जुब से इनकी मियाँ को बताया कि ऑपरेशन तो हमने किया लेकिन पथरियाँ घुलने लग गई थीं और कुछ पथरियाँ घुल के नीचे भी उतर आई थीं। क्यों जी, ठीक है अतीका, यही हुआ था ना? हाँ, इसलिए होम्योपैथिक इलामतों से बसा औकात आप टेस्टों से भी बच जाते हैं। महंगे टेस्टों से भी मरीज़ को निजात मिलना बड़ी उसके लिए नेमत है। और ये इलामतें बाज़ ऐसे वक्त में आपको ख़बर दे देती हैं बीमारी की, जबकि दूसरे डॉक्टरों को जो जदीद आलात के ज़रिए जो इम्तिहान लिए जाते हैं बीमारी के, उनसे भी नहीं पता चलता। 2 दफ़ा इसी केस में मैंने पहले बताया, बाद में इनकार के बावजूद इसरार पर जब ऑपरेशन किया तो पता लगा वो बीमारी वही थी। पहले इनके पित्ते का हाल ये हुआ और फिर अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइटिस क्या, अच्छा पहले अपेंडिक्स, पहले अपेंडिक्स तक था, यानी अपेंडिक्स में तकलीफ थी जिसे अपेंडिसाइटिस की कुछ मुश्तबे सी इलामात थी, जिसको आमतौर पर टकसाली की इलामत नहीं कहा जा सकता, इसलिए डॉक्टर ने नहीं पहचाना। टेस्ट किए तो उनमें भी नहीं आया साफ जवाब, ये सवाल ही नहीं पैदा होता ऑपरेशन का। इनके मियाँ ने डॉक्टर से जाके कहा कि देखो हमारे रूहानी पेशवा हैं, इसलिए उनकी बात तो मैंने माननी है। उस बेचारे डॉक्टर को पता नहीं, हालांकि आमतौर पर असर नहीं करना चाहिए था इस बात को, उस पर भी कोई रूहानियत का जो दौरा आया हुआ था। उसने कहा फिर मैं कर देता हूँ। किया तो हैरान रह गया, उसने कहा तो काफ़ी ख़राब हुआ था, सॉलिडिफाई हो गया था, जो पता नहीं क्या ख़तरनाक चीज़ बन सकता था। फिर तकलीफ फिर भी ना हटे, मतली उल्टी, डॉक्टर का कुछ नहीं है, दवाएं दे दे आर्जी। मैं कहा पित्ते की तकलीफ है, ऑपरेशन करवा लो, वक्त पे करवा लो, बाद में ना पछताना। और जब इसरार किया, देखा तो पित्ते में पथरियाँ निकली और वहीं से ये भी पता चला कि वो दवाई काम कर रही थी। अगर कुछ देर और सब्र हो जाता तो शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ही न पेश आती। लेकिसिस इसमें भी मुफीद है, पित्ते की पथरियों में। जॉन्डिस हो, मतली हो, अक्सर होती है, और पित्ते की पथरियाँ हों और कुछ दीगर इलामतों से लेकिसिस की तरफ रहनुमाई हो, इसमें ताकत है खुदा के फजल के साथ कि पित्ते की पथरियों को घोल देती है। इसके ओवेरियन तकलीफ़ें आमतौर पर बाईं तरफ ज़्यादा होती हैं, लेकिन बाईं तरफ की ओवरी से फिर दाईं तरफ की ओवरी की तरफ मरज़ बढ़ता है। वेरिकोस वेन्स तो इसकी आम चीज़ है।
वेरिकोस वेन्स में दर्द भी होती हैं। वेरिकोस वेन्स को उर्दू में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जो नीली रगें हैं जिस्म की, खून की वरीदें, उनमें एक तो उभार शुरू हो जाते हैं, बाज़ वक़्त गांठें पड़ जाती हैं और जाला सा नीला बहुत ही तकलीफ दिखाई, नज़र को तकलीफ देने वाला, वो उभर कर तो फैल जाता है इर्द गिर्द। बाज़ दफ़ा उसमें अल्सरेशन भी शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा गैंग्रीन बन जाती है, बाज़ दफ़ा उससे थ्रोम्बोसिस होता है वहीं, और वो टांग भी फिर काटनी पड़ती है। तो ये तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनको वक्त के ऊपर शनाख्त करके अगर आर्निका, लेकेसिस और इस्कुलस, इस किस्म की दवाओं से उनका वक्त पर इलाज किया जाए तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। और मर्ज़ मैंने देखे जब मरीज़ों को वक्त पर दे दें तो आगे बढ़ता ही नहीं जाल, मामूली सा हल्का सा नीला सा जाल दिखाई देता रहता है मगर फूलता नहीं, तकलीफ नहीं देता। वेरिकोस वेन्स का इलाज वैसे मुश्किल है, उसमें और भी बहुत सी दवाएं हैं जो काम आ सकती हैं। लेकेसिस की पहचान क्या है वेरिकोस वेन्स में? ब्लूइश रंग। वो तो सब में होता है। ये किसने बड़ा तीर मारा है? ब्लूइश रंग और वेरिकोस वेन्स तो लाजिम मलजूम है, ये तो हो ही नहीं सकता कि वेरिकोस वेन्स और रंग सुर्ख हो जाए या सब्ज हो जाए या नीला हो जाए ना, येलो हो जाए। नहीं, दोनों टांगों में, इसके पाँव में होता है। सख्त हो जाएगा वो बता चुका हूँ आपको। टखनों से शुरू इसको हल्का टच बहुत तकलीफ देता है, यानी लमस इतनी तकलीफ देती है कि जहाँ वेरिकोस वेन्स है वहाँ औरतें बेचारी पर उठाए रखती हैं उसका पांचा कहीं उसको तकलीफ ना हो। बाद ऊपर जाली सी बनाकर ऐसा लगा देती हैं कि वो कपड़ा लगे ना, ऊपर फासला रहे, और दबाव तो इतनी दर्द नहीं होती, कुछ बल्कि रिलीफ मिलता है। तो दबाव, फर्म दबाव हो जो ज़्यादा सख्त ना हो, वो फ़ायदा पहुंचाए, और हल्की रमस बहुत तकलीफ दे, ये लेकेसिस की, वेरिकोस वेन्स की ख़ास पहचान है। और लेकेसिस ख़त्म। अब लाक कैनाइनम है। लैक कैनाइनम क्या चीज़ है पता है सबको? तो क्या करें, बाद लोगों को बता दिया तो कहते हैं हमने हाथ ही नहीं लगाना इस दवा को, लेकिन जो दूसरी खा जाते हैं दवाएं, सोराइन वगैरह, सिफिलिनम वगैरह, वो कुत्ते एक दूसरे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और ये जो डॉक्टर टीके लगाते हैं इसके लिए, जो वबाई अमराज की रोकथाम के लिए, वो उन्हीं का गंद, दवाओं का, उन्हीं की बीमारियों का गंद होता है। और क्या होता है? चेचक का गंद खून में चला जाता है, कराहत नहीं आती। लैक कैनाइनम, इसको नहीं हमने हाथ लगाना। कुतिया का दूध अगर होम्योपैथिक डोज में हो तो कुतिया का बरक्स हो जाता है, इसलिए बिल्कुल पाक, साफ, शफाफ चीज़ है, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसकी प्रूविंग जिसने की थी उसका नाम राइजिंग था। उसने फिर आगे उसकी मौत के बाद, वो पहले उसने राइजिंग ने ली, उससे फिर बेयार्ड ने ली वो दवा, इस तरह चली है वो। फिर बेयार्ड की मौत के बाद डॉक्टर डायर ने ली, और डॉक्टर डायर से फिर कैंट ने मांगी, और कैंट ने फिर इसको शोहरत दी। कैंट बहुत अच्छा चोटी का डॉक्टर, बहुत ही हौसले वाला, खुले दिल का था। जो राज इसको मिलता था वो बताता था सबको। इसकी किताबों में जो भी बातें लिखी हैं अमूमन मैंने देखा है मुफीद हैं खुदा के फजल से। तो ये उसकी हिस्ट्री है। इस तरह ये कुतिया का दूध सब दुनिया तक पहुंचा। इसकी सबसे बड़ी इलामत असाबी बेचैनी और असाबी इंतशार है। बहुत ज़्यादा असाब में जंपीनेस पाई जाती है इसमें, और कुतिया में भी ये बात, यानी कुत्तों की नस्ल में भी ये बात पाई जाती है। और बात देखा आपने, कुत्ता फर्जी चीज़ों पर मुंह मारता है,
भौंकता है फिजा में भी। और इसी वजह से जो कहानियाँ लिखने वाले बाद ऐसी कहानियाँ लिखते हैं कि कुत्ते को भूत नज़र आते हैं, कुत्ते को रूहें नज़र आती हैं, उसका पस मंज़र उनको नहीं पता, लेकिन होम्योपैथिक जो पोटेंसी बनाई गई उससे पता चला कि कुतिया के दूध में ये खासियत पाई जाती है कि अगर इंसान पर उसकी प्रूविंग हो तो उसको फ़िज़ा में फजी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और बाज़ दफ़ा लगता है कि ये चीज़ उभर कर एक वजूद पकड़ेगी और मुझे आके डराएगी। तो ये कुत्ते के मिजाज में बात दाखिल है, और वही दूध के ज़रिए इंसानी दिमाग में बीमारियां बनकर उभर आती है, और अगर बीमारियां पहले से हों तो उनको ठीक करने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। नर्वस सिस्टम का तो बुरा हाल होता है इसका। ग्लैंड्स पर भी असर है, एनलार्ज ग्लैंड्स इसमें काफ़ी नुमाया तौर पर पाए जाते हैं। और इसके जो फोड़े हैं या ग्लैंड्स जिनके अंदर ज़ख्म हो, उनकी जो सतह है वो बहुत चमकदार होती है, उसमें तनाव भी है और चमक सी पाई जाती है जो नज़र को बुरी लगती है। खसूसियत के साथ बाज़ दफ़ा पेड़े फोड़े जो होते हैं ना, वो पकने से पहले जब वो जिल्द तन के पतली हो जाती है उसमें एक चमक आती है, वैसी ही चमक इसके ग्लैंड्स के इर्द गिर्द दिखाई देने लगती है। यानी कुतिया का दूध जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये चमक पाई जाएगी। औरतों में शदीद हिस्टेरिया पैदा कर देता है ये दूध, इसलिए शदीद हिस्टेरिया में मुफीद है। और लैक कैनाइनम की मैंने अलामत बताई थी, फिंगर की, ये बताई थी ना कि नहीं, कि जिल्द इसकी भी बहुत दूध हो जाती है, यूं करके बाद 5 उंगलियां यूं करके रखेगी, ज़रा भी टच कर दें आपस में तो बर्दाश्त नहीं। और चूंकि कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए बेचारी आमतौर पर औरतों में जो डॉक्टर ने लिखा है, नोट किया है, ये दूध इससे ज़्यादा मिलती है। तो जहाँ वो मरीज़ा यूं हाथ बाहर निकाल के अलग रखे, आप समझ लें कि कुतिया का दूध पिया हुआ है मतलब वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह। और ये दूध हिस्सी और किस दवा में बताई थी आपको मैंने, लेगेसी, और ये दोनों इसको ठीक कर देती हैं खुदा के फजल से। अगर लैक कैनाइनम फ़ायदा ना दे तो लेगेसिस दे देगी, या बाज़ दफ़ा मुतबादिल हैं एक दूसरे का। लैक कैनाइनम देनी ज़रूरी नहीं, लेगेसिस दे के देखें, अगर उससे दूध हिस्सी ना हटे तो फिर लैक कैनाइनम काम आ जाएगी। इसमें एक एहसास बहुत नुमाया है कि ऐसा मरीज़ जिसको लैक कैनाइनम की ज़रूरत हो, अगर वो बाज़ दफ़ा चलता है तो लगता है फ्लोट हवा में कर रहा है, उसको एहसास होता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है। और ये एक और दवा में भी इलामत पाई जाती है, मैंने बताई हुई शायद आपको, कौन सी थी, एसेरम, एसेरम, एसेरम क्या कहते हैं उसको, हैं, यूरोप, उसका देखें जरा, आपके पास है किताब, काली किताब है, एसेरम में पाई जाती है ये इलामत, और इन 2 दवाओं में नुमाया है जी। हाँ हाँ, जी निकाल लिया आपने, जी क्या कहता है किताब में, असल किताब में क्या लिखा हुआ है एसेरम के मतलब मजीद बातें हैं, याद नहीं इस वक्त, आपको याद है एसेरम की दूसरी बात जी। मलमल, रेशम, कागज वगैरह पर खींचने की आवाज़ सकता कि इसका तस्वर तक नाकाबिल बर्दाश्त होना, और भी बहुत कुछ है। ये तो आम चीज़ है, खिर जो कागज़ की होती है जिस पे मिट्टी रेत के ज़रात हों, या कढ़ाई में अगर रेत हो और उस पर चले कड़छा चले, नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है, इसका मतलब सबको एसेरम की ज़रूरत है फिर और क्या बात है ख़ास,
कोई है? इसकी इस काफ़ी और चाइना से मिलती है। अच्छा जी। एक अजीब एहसास इसमें ये मिलता है लेक्केनाइनम में कि इसकी मरीज़ा अपने आप को झूठा समझती है। ये किसी और दवा में नहीं देखा गया। बात करती है तो समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हालांकि सच्ची बात भी कर रही हूँ तो समझती है मैं झूठ बोल रही हूँ। अक्सर देखा गया कि झूठ बोलते हैं सच्चा समझ रहे होते हैं, इसलिए उलट है ये आम जी। आमतौर पर मरीजाओं में ये बात है, मर्दों में निस्बतन कम पाई जाती है। इसलिए डॉक्टरों का रिवाज है कि अगर दोनों में से एक में ज़्यादा हो तो शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इलामतों के लिए, और अगर मर्दों में ज़्यादा पाई जाए तो ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि दूसरे में नहीं पाई जाती। बात यह है कि अमूमन मरीज़ाओं में ये बात ज़्यादा मिलती है बनिस्बत मरीज़ों के। और यहाँ कुतिया के दूध में तो अक्सर शी चला हुआ है यहाँ। लेगेसीज में और इसमें ये बात मिलती है कि जिस तरह कुतिया के दूध से कुतिया वाली इलामत ये आ जाती है कि हवा में कोई चीज़ें हैं वो उनको भौंकती है, या कुत्ता भी भौंकता है। लेगेसीज में भी ये बात है। इसलिए लेगेसीज और ये दोनों चीज़ें अपने एहसासात के ज़्यादा तेज़ होने मुश्तरक हैं, और लेगेसीज भी इसी इमेजिनेटिव फियर्स को ठीक कर देती है। लेकिन इसका एक इसकी इलामत ये है जो कहीं किसी और दवा में ना मैंने पढ़ी ना सुनी। कोई पूछ सकता है वो क्या इलामत है? हैं? कितना वक्त रह गया है? 1 मिनट है ना, एक इलामत बताने का वक्त है। उसका मरीज समझता है कि मेरा नाक किसी और का नाक लगा हुआ है। एक लंदन में ऐसी मरीजा देखी थी जिसका ख्याल था कि मेरी बॉडी किसी और की है। ऑपरेशन हुआ है और बॉडी बदल दी है मेरी, लेकिन नाक बदलने की इलामत पहली दफा से देखी है। और फिर बाज़ ये भी समझती है कि मेरी बॉडी किसी और की है, कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो मुझे, मैं कोई और चीज हूं। लेगेसीज और इसमें इस किस्म की इलामतें मिलने के बावजूद तमीज़ इस बात से होती है कि कुतिया के दूध की इलामतों में मरीज़ अकेला नहीं रह सकता, उसको अकेला होने से घबराहट होती है। लेगेसीज का मरीज़ तन्हाई चाहता है। ठीक है, और अब ख़त्म हो गया, दोनों मुठ्ठियाँ बंद। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल।